Dear students of class 9, this is RKZ here, introducing you a new chapter, People as Resource. जनसंख्या किसी भी देश के लिए एसेट्स है, न कि लायबिलिटी। मतलब जनसंख्या को अगर हम सही तरीके से सही रास्ते पर लाएं तो हमारे लिए एसेट्स का काम करता है। अगर जनसंख्या को काम ना मिले तो वह हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। तो जनसंख्या को एसेट्स बनाने के लिए सबसे पहले उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट किस रूप में? एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के रूप में। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, क्या रीज़न है इसके पीछे? ताकि आप अपने अंदर के स्किल को इम्प्रूव करो और बाद में जाकर उसको प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करो। ठीक है? क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जानकारी होगी, नॉलेज होगी। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yield a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or than better trained person. कहने का मतलब जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिस व्यक्ति के पास जानकारी ज़्यादा होगी, किसी भी काम की ट्रेनिंग वो बेहतर तरीके से लिया होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और जिनके पास जानकारी नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होंगे। ठीक है? ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। अब सोचिए, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो दूसरी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, संपत्ति हैं, उसके इस्तेमाल मनुष्य ही करता है। वो सारे वस्तु अपने आप इस्तेमाल में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जानकारी लेनी पड़ेगी। अब ज़रा देखिए, अगर हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करें तो मनुष्य तो उस समय भी थे, लेकिन उनके पास उतनी जानकारी नहीं थी, रिसोर्सेज भी थे, लेकिन वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और आज मनुष्य नए नए रिसर्चेस करके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या साइंटिफिक रिसर्चर्स हो, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने एबिलिटी को बढ़ाया, ट्रेनिंग ली, एजुकेशन लिया। और सबसे बड़ी बात, हम सारे हाथों को अगर काम दें तो जाहिर सी बात है उत्पादन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा सरप्लस उत्पादन होगा वो हमारे देश के लिए बेहतर है, उस व्यक्ति के लिए बेहतर है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। मतलब आर्थिक रूप से महिलाएं और पुरुष क्या क्या काम करते हैं। तो हम लोग देखेंगे The various activities have been classified into 3 main sectors. महिला और पुरुषों के द्वारा जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किए जाते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। यू नो बेटर, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, poultry farming, mining and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. मतलब जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। आप बेहतर जानते हो प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर में
यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हम उसके प्राइमरी फॉर्म में प्राप्त करते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी से हो, चाहे वो जानवरों से हो, चाहे मछली हो पालन से हो, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग से हो, चाहे वो माइनिंग से हो, कोयला लोहा जो भी, ये सब के सब प्राइमरी फॉर्म में आते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग कल बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। मतलब रॉ मटेरियल ऑब्टेनिंग सेक्टर्स आर बेटर नोन एज प्राइमरी सेक्टर। फिर उसके बाद उन रॉ मटेरियल से हम लोग कुछ न कुछ नया बनाते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट्स वाई मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। और फिर जितने भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स हैं वो सब के सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर मतलब हम सर्विस लेते हैं और फिर उनको जो भी उसका वैल्यू है वो हम लोग देते हैं। ठीक है। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज़ एडेड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब इन तीनों सेक्टर में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की जाती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाया जाता है और वहाँ से जो इनकम होती है वो देश के इनकम में ऐड किया जाता है। यानी कि हर एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हमारे देश की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है। अब सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs, example activity performed by पे और प्रॉफिट। यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो लोगों के द्वारा किया जाता है इसमें उनका बेसिक लॉस एंड प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। यानी कि वो फ़ायदे और नुकसान को ध्यान में रख के जो भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज़। और दूसरा, These included production of goods or services including government services। दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ यानी जो सिर्फ अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ें। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between man and woman in the family। कहने का मतलब हुआ कि ऐतिहासिक रूप से देखें या सामाजिक रूप से देखें या कल्चरली देखें, महिला और पुरुष दोनों के बीच में काम का बंटवारा है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड। मतलब घर के अंदर के सारे काम महिलाओं के जिम्मे और घर के बाहर का काम पुरुष के जिम्मे। ठीक है। और इसका असर महिलाओं के आर्थिक स्थिति पे भी देखने को मिलता है। महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पुरुष आर्थिक रूप से महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मजबूत हैं। यह किस लिए है? यह है डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर हम लोग देखें एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पे महिला भी काम कर रही है और पुरुष भी काम कर रहे हैं। मजदूरी दोनों को क्या समान मिलती है? नहीं, महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा मिलता है। ठीक है। किसी भी सेक्टर में आप देख लो, महिलाएं कम कमा रही हैं और पुरुष ज़्यादा कमा रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में एबिलिटी नहीं है, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। फिर आगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन acquired by the people of the country। The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country। Literate and healthy population are an assets।
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमें यह देखना है कि जनसंख्या किस योग्य है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता को देखने के लिए हम 3-4 बातों पर ध्यान देते हैं। जो भी वर्तमान जनसंख्या है उसकी लिटरेसी रेट क्या है, फिर उसकी जो वो स्वस्थ है या नहीं यह देखा जाता है, फिर वह स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है, क्योंकि वो जितने पढ़े लिखे होंगे, वो जितने हेल्दी होंगे, वो उतना ही बेहतर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का देखेंगे। धन्यवाद।